तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में, ठीक है, भारत में कार्यकारी प्रधान जो है किसे माना जाता है। ठीक है, भारत में कार्यकारी प्रधान जो होता है ये जो है किसे माना जाता है। भारत में कार्यकारी प्रधान जो होता है ये किसे माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, भारत में कार्यकारी प्रधान जो है किसे माना जाता है, तो ये जो है हमारा प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। और बात कर ले कि भारत में, ठीक है, भारत में जैसे कि कार्य, ठीक है, भारत में कार्यकारी प्रधान जो है प्रधानमंत्री को माना जाता है। और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संबंध और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान भी जो है ये प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर प्रश्न बनता है जैसे कि अनुच्छेद 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये कौन करता है, तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है। और यहाँ से एक पॉइंट और भी याद रखना है कि राष्ट्रपति देश का जैसे कि संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक जो ये कौन कहलाता है, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति ही कहलाता है। और राज्य कार्यपालिका का प्रमुख जो है ये कौन होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है ये कौन होता है, तो ये आपको याद रखना है कि राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है कि कौन होता है, तो ये आपको अच्छी सी याद रखना है कि राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किस संगठन के साथ जो कि समझौता किया है, किस संगठन के साथ में जो है समझौता किया है, तो ये किया है IMF के साथ में जो कि किया है। किसके साथ में किया है, IMF के साथ में किया है। विश्व बैंक ने जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किस संगठन के लिए साथ मतलब किस संगठन के साथ में समझौता किया है, ये IMF के साथ में जो कि समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की देश को नवीनतम जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम जो है ये क्या है। ठीक है, कंपनी का नाम जो है आपको बताना है। देश के नवीनतम म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम जो है ये क्या हो जाएगा, तो इस कंपनी का नाम जैसे कि महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो जाएगा। ठीक है, महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि इस कंपनी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की दो पूर्ण स्थापन, ठीक है, दो पूर्ण स्थापन साधनों के मध्य प्रतिस्थापन को लॉन्च होती है। स्थापन जो है ये लॉन्च होती है। देखो ये स्थापन जो लॉन्च होती है जैसे कि अनंत होती है। ठीक है, क्या होती है, अनंत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो होती है ना अनंत मतलब होती है शून्य इकाई, इकाई से का मतलब सभी, यानी कि अनंत जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, अनंत यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि अनंत जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर कि एक उत्पादन के साधन को अवसर लागत होती है। एक उत्पादन के साधन के अवसर जो है ये लागू होती है, यानी कि कहाँ पे जो है ये लागू होती है। देखो ये लागू जो होती है कहाँ पे होती है, जैसे कि वह न्यूनतम जो उसे वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए भुगतान करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। ठीक है, साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये बराबर होता है। देखो ये बराबर होता है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। यानी कि साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये बराबर होता है, यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी है। ठीक है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी झील हो जाएगी। देखो भारत में सबसे मीठे पानी की झील जो होता है ये बुलर झील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, मीठे पानी की झील होता है। और बात कर ले कि भारत में जैसे कि भारत में, ठीक है, भारत में
नमकीन पानी का झील जो है सांभर झील को कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा झील है। और डल हो गया, बुलर हो गया, वेरीनाग हो गया, मानसवल हो गया झील, ये सभी जो है कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक प्रश्न और भी यहाँ से बनता है, जैसे कि लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील जो है किस यहाँ पे स्थित है, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में हो जाएगा। और लोनार झील यदि आपसे पूछा जाए तो लोनार झील जो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और बात किया जाए कि भारत का सबसे बड़ी तटीय झील जो कि चिल्का झील है, ये कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है कि उड़ीसा में है, ठीक है। चिल्का झील जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है कि उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि गोविंद सागर झील है, ये कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है कि पंजाब में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि गोविंद सागर झील है, ये कहाँ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर में प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह जो है ये शुरू किया है। देखो ये चंपारण से किया है, कहाँ से किया है, तो ये जो है ना चंपारण से किया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू किया था, तो ये आपको याद रखना है कि चंपारण से किया है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा है, ठीक है। RH कारक का नाम जो है किसके आधार पर जो कि पड़ा हुआ है। देखो RH कारक का नाम जो है ये बंदर के आधार पर पड़ा हुआ है, ठीक है। किसके कारक के नाम पर पड़ा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि बंदर के आधार पर जो है RH कारक का नाम जो कि है पड़ा हुआ है, ठीक है, बंदर के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बंदर के आधार पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है ये कौन सी है, ठीक है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है ये कौन सी मिसाइल हो जाएगा। भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है ये कौन सा मिसाइल हो जाएगा। भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये नाग हो जाएगा, ठीक है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो ये कौन सा मिसाइल हो जाएगा, तो ये नाग मिसाइल हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। एंटी टैंक मिसाइल जो होता है ये नाग मिसाइल होता है। देखो नाग की मारक क्षमता जो होती है 4 किलोमीटर होती है, ठीक है। नाग का जो क्षमता होता है ये 4 किलोमीटर होता है। देखो नाग का प्रथम सकल परीक्षण जो है नवंबर 1990 में किया गया था। और नाग को दागो और भूल जाओ बैंक रोधी प्रवेश शास्त्र भी कहा जाता है, प्रवेश पात्र भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और एक होता है धनुष, ठीक है। धनुष जो होता है, धनुष जमीन में से जमीन पर, ठीक है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र होता है। और धनुष जो है पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का हो न मतलब सैनिक रूपांतरण भी होता है, ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है ये कौन सा है, ठीक है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है ये कौन सा हो जाएगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है कि रामायण, ठीक है। रामायण जो है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो होगा ये हमारा रामायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो होता है ये हमारा होता है रामायण। देखो और बात कर ले कि रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने किया था। और वाल्मीकि को भारत का आदि कवि भी जो कि कहा जाता है। रामायण की रचना जो है किसने किया है, तो ये आपको याद रखना है कि वाल्मीकि ने किया है। और वाल्मीकि को भारत का आदि कवि भी कहा जाता है। और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने आयकर के समय में किया था, ठीक है। रामचरितमानस की मतलब जो है रचना गोस्वामी तुलसीदास ने आयकर के समय में किया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जैसे कि कब्बर ने तमिल रामायण की रचना की है। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। रामायण जो है मतलब जो है रामायण महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो इसे आपको अच्छी से एक पॉइंट जो कि यहाँ पे बन जाता है, तो याद कर लेना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। अब जो है मूलभूत अधिकार नहीं रहा है, ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि अभी जो है मतलब मूलभूत अधिकार जो है नहीं रहा है। तो मूलभूत अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार जो है ये नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अधिकार हो जाएगा, तो ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ।
देखो 1978 इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से जो कि इसे हटा दिया गया। अब जो है संपत्ति का अनुच्छेद जो अधिकार संपत्ति का मतलब जो अधिकार जो अनुच्छेद 300 क के आधार कानूनी अधिकार जो कि ये बन चुका है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, 300 क के अधिकार में ये चला आया है। और मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में 6 को जो है मौलिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार 19(6) और अनुच्छेद 31 के अधिकार जो ये प्राप्त होता है। और मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका के संविधान से जो कि इसे लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, भारत में, तो अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से जो कि लिया गया, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में बार बार जो कि प्रश्न रिपीट होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ठीक है, मोनालिसा को प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार जो है ये कौन था। ठीक है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कला चित्रकृति का चित्रकार जो है ये कौन हो जाएगा। देखो ये कौन हो जाएगा, तो लियोनार्डो, क्या हो जाएगा, लियोनार्डो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लियोनार्डो हो जाएगा, यानी कि विंसो। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला, यानी कि मोनालिसा को प्रसिद्ध कलाकृति चित्रकार जो ये कौन था, तो लियोनार्डो हो जाएगा द विंसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास जो है ये क्या होता है। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास जो है ये प्रथम मास जो है क्या होता है, हमारे कैलेंडर का प्रथम मास जो है ये क्या होता है। फिर से प्रश्न को देख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास जो है ये क्या होता है, तो प्रथम मास जो होता है ये चैत्र होता है। क्या होता है, चैत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, चैत्र के साथ में। देखो यहाँ पर बात याद रखने वाले क्या बात बनती है, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संपत्ति पर जो है ये आधारित है। कहने का मतलब ये है कि हमारे वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो होती है 1 अप्रैल से होती है। ठीक है, वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो होती है 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च को जो है ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, 31 मार्च को क्या हो जाती है, तो वित्तीय वर्ष जो है ये हमारा समाप्त हो जाती है। ठीक है, 31 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की, भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन काल में जो कि प्रारंभ हुआ था, यानी कि रुपये का सिक्का जो है सर्वप्रथम किसके शासन काल में जो कि ये प्रारंभ हुआ था, रुपये का सिक्का। देखो रुपये का सिक्का जो ये प्रारंभ हुआ था शेरशाह सूरी के शासन काल में हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासन काल में जो है रुपयों का सिक्का जो है सर्वप्रथम जो कि ये प्रारंभ हुआ था शेरशाह सूरी के शासन काल में। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ पे गाया गया था। राष्ट्रगान जो है राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ पे जो है इसे गाया गया है राष्ट्रगान को। देखो राष्ट्रगान को कलकत्ता में 17 दिसंबर 1911 को जो कि गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान। और बात कर ले जैसे कि 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जैसे कि वीरनारायण, ठीक है, पंडित वीरनाथ नारायण घर ने मतलब किया था। और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। और राष्ट्रगीत जो है राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गीत जो कि इसे गाया गया था। और बात कर ले 1896 में। ठीक है, 1896 में कांग्रेस की अध्यक्षता जैसे कि रोहमतुल्ला सैनी ने किया था। ठीक है, रोहमतुल्ला सैनी ने 1896 कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि रोहमतुल्ला सैनी ने किया था। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार जो है ये कौन सा है। हानिकारक प्रकार जो है ये कौन सा है, मतलब वातावरण को प्रदूषित करने वाला। देखो वातावरण को प्रदूषित करने वाला जैसे कि अजैव न्यूनीकरणीय रसायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजैव न्यूनीकरणीय रसायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकाश कौन हो जाएगा, तो ये अजैव न्यूनीकरणीय रसायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है ये किससे होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है किससे होता है, तो ये लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है ये लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है ये लिम्फोसाइट से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है ये लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज का निर्माण जो है किससे होता है, लिम्फोसाइट से होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है।
और बात कर ले जैसे कि श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य रोगों के संक्रमण से बचाना होता है और इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। रक्त थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन का फाइब्रिनोजन होना, ठीक है, फाइब्रिनोजन होना, मतलब ये सभी कार्य जो कि इसका होता है। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि चायो, ठीक है, चायोस्फीयर की परिभाषा जो है ये क्या है, ठीक है, चायोस्फीयर की परिभाषा जो है ये क्या हो जाएगा। देखो इसका परिभाषा होता है कि पृथ्वी तथा वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, ठीक है, चायोस्फीयर की परिभाषा जो है कि पृथ्वी तथा वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा कि पृथ्वी तथा वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी तथा वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि बायो, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ जो है ये क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो इसका अर्थ होता है जैसे कि खाद्य श्रृंखला के अंत तक आजर्व निम्नीकरणीय प्रदूषकों को संकेंद्रण में वृद्धि करना। ये जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला। फिर से यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कि ठीक है, मैग्निफिकेशन का अर्थ होता है कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आजर्व जैसे कि निम्नीकरणीय प्रदूषणों के संकेंद्रण में वृद्धि करना, यानी कि ऑप्शन में डी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। देखो यहाँ से बहुत तरह का प्रश्न बनता है, यहाँ से एग्जाम में मतलब जो है प्रश्न बनता ही बनता है हर एक एग्जाम में। देखो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य जैसे कि म्यांमार जो है नहीं है, ठीक है, म्यांमार जो है ये नहीं होता है सार्क का सदस्य। हम बात कर ले कि सार्क की स्थापना जो है ये 7 से 8 दिसंबर 1985 में किया गया था और सार्क का मुख्यालय आपसे यदि पूछा जाए तो ये हो जाएगा काठमांडू में, ठीक है, सार्क का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, काठमांडू में। और यहाँ पे बात किया जाए कि सार्क में वर्तमान में जो कि 8 गो देश है, जैसे कि अपना भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया। जहाँ पर म्यांमार का चर्चा नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन जो म्यांमार दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, म्यांमार, यानी कि 8 गो देश जो कि सार्क का सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तवांग बौद्ध मठ जो है भारत के किस राज्य में जो है स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज का संस्थापक जो है ये कौन था। ठीक है, सत्य शोधक समाज का संस्थापक जो है ये कौन हो जाएगा। सत्य शोधक समाज का संस्थापक जो है ये कौन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा, ज्योतिजा फूले हो जाएगा, यानी कि ज्योतिजा फूले हो जाएगा, यानी सत्य शोधक समाज का संस्थापक जो है ज्योतिजा फूले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये कौन था। ठीक है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये कौन हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये जीबी मावलंकर हो जाएगा। ठीक है, जीबी मावलंकर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये जीबी मावलंकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, जीबी मावलंकर के साथ में। ठीक है, जीबी मावलंकर के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जो कि हमारा अभी का लास्ट प्रश्न ये होने वाला है जी की, जिसका कि प्राचीन भारत के किस राजा ने रत्नावली जैसे कि प्रियदर्शिका और ठीक है नागानंदन नामक 3 नाटक लिखी है। 3 नाटक जो है ये लिखी है, किसने लिखा है। देखो ये लिखा है हर्षवर्धन ने लिखा है। किसने लिखा है, हर्षवर्धन ने जो कि इसे लिखा है। ठीक है, प्राचीन भारत के किस राजा ने रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो जाएगा और नागनंदन हो गया नामक, यानी कि 3 नाटक को लिखा गया है, ये हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के द्वारा जो कि इसे लिखा गया। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ने टोटल ही 25 प्रश्नों को जो कि ये कवर कर लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप सही कर पाए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे आपका ये अनुभव पता चलेगा कि कितना मतलब जीके जिसमें मतलब हमारा कुछ कवर है और कुछ करने का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, इससे आपको जो है ये होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।